बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा, और दरभंगा में आफरीन नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी, वो अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है। वहां उसे कई दिन रहना पड़ता है और रहने के दौरान ही एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम रघुनंदन होता है उससे प्यार हो जाता है। दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर चलता है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। और जब लगभग इनके प्यार जब आगे बढ़ता है तो लगभग 1870 किलोमीटर दूर उस लड़के की लाश मिलती है, वो भी 60 टुकड़ों में मिलती है। पुलिस इस घटनाक्रम की खुलासा करने के लिए तमाम प्रयास कर रही होती है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो गुमशुदा की तलाश हो, और फिर अलग अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो। पुलिस को उस कातिल की तलाश थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया है, क्यों इसके इतने सारे टुकड़े किए गए हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब कोई सबूत ही नहीं मिलता। उस लड़के के हाथ में लिखा होता है RA, और यहीं से इन दोनों नामों में से एक नाम में कातिल का नाम छुपा होता है। पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा और गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये लाश इतनी दूर पहुंच कैसे गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का ही एक थाना लगता है मनीगाछी, और मनीगाछी थाना क्षेत्र का गांव लगता है। दरअसल जितेंद्र पासवान जो कि इसी गांव का रहने वाले होते हैं, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रघुनंदन पासवान। उम्र उसकी लगभग 21 साल के आसपास रही होगी। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया हो रहा था। वो अपने बेटे को फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि तुम कहां पर हो। तो जो उसका बेटा होता है रघुनंदन पासवान, वो कहता है कि पिताजी मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूं, मैं अपने दोस्त से बातचीत कर करके उसे फ्री होकर के तुरंत वापस आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी तो पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाती कि बेटी की उनको ज्यादा फिक्र हो रही होती है। इसके बाद फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क नहीं होता। दिन निकलता है यानी कि 1 नवंबर 2024 की। उसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान को फिर से फोन करते हैं। फोन करने के बाद सुबह का आसपास का वाकया था, फोन कर रहे थे, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसका फोन बंद होना ही पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रात बात हुई थी लेकिन वह उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिस दोस्त का नाम लिया गया था उस दोस्त के पास जा रहा हूं, उस दोस्त से भी संपर्क किया जाता, लेकिन उस दोस्त ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं है। बार बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे लेकिन दोस्त साफ साफ इनकार कर रहा था। अब पिता जो उसकी मां होती है वो अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों दंपति इधर से उधर हर दरवाजे हर चौखट पर भटक रहे होते हैं। 1 तारीख निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है। इस तरीके से ये नवंबर की एक एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कर करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही होती है, अंतिम लोकेशन बता रहा होता है। आखिरकार मां और बाप दोनों उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा जो है 31 अक्टूबर 2024 की रात को लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो गायब हो गया है। उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। हमने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अपने बेटे को तलाश ना किया हो। पिता का रो रो करके बुरा हाल होता है। आखिरकार पिता जो होते हैं और मां परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश होती है। इसी बीच में 11 नवंबर 2024 की दिन था। ये महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई एक इलाका है गोराई, और गोराई के पास सैफाली है। सैफाली के पास एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। दरअसल बाबरपाड़ा के जंगलों में एक जगह से दुर्गंध आ रही होती है। दुर्गंध बेहद ज्यादा बेहिसाब होती है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं उस दुर्गंध को लेकर के। 112 नंबर पर फोन किया गया तो पुलिस आती है। पुलिस आकर के देखती है कि पॉलीथीन के अलग अलग पैकेट रखे हुए हैं। 7 पैकेट थे और 7 पैकेट के अंदर जब उन्हें खोला जाता है तो लाश के टुकड़े मिलते हैं। किसी में हाथ, किसी में पैर, किसी में सर, किसी में धड़ और किसी में बाकी हिस्सा। एक पूरी लाश होती है जिसे देख करके यह अंदाजा लगाया जा रहा था ये किसी युवक की लाश है। उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते हैं, थानों में वो फोटो सर्कुलेट कर दी जाती है। साथ ही जो जितने थाने होते हैं उनको सूचना दी जाती है कि आपके थाने क्षेत्र से कोई गुमशुदा हुआ है, गायब हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे दीजिए मुझे, ताकि हम पता कर सके कि मामला क्या है। जिस जगह पर वो टुकड़े मिले थे उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और वहां पर एक फोटो दिखाई देता है आता जाता, लेकिन वो नंबर कुछ साफ नहीं था और इसलिए वो आता है और वापस चला जाता। जैसे लग रहा था कि शायद इस लाश को ऑटो के माध्यम से फेंका गया हो। इससे यह भी पता चल रहा था कि जो लाश जिसकी भी है वो बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं, एक सामान्य सा परिवार का व्यक्ति होता है। एक तरफ पुलिस को लाश मिली है, 60 टुकड़े मिले हैं और कातिल को तलाश कर रही होती है। एक तरफ मां और बाप अपने बेटे को तलाश कर रहे होते हैं। इसी बीच में एक कांस्टेबल सिपाही कहता है कि बाबूजी आप अपने बेटे को जो ढूंढ रहे होते हैं, एक सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, आप इस फोटो को देख करके बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका बेटा हो। 7 अलग अलग टुकड़े होते हैं। उन 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा भी था शरीर का, उस टुकड़े पर लिखा होता है बड़े से अक्षरों में RA।
जब आरए लिखा होता है, उस आरए को लिखा देख करके पिता कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा ही है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम्हारा बेटा ये कैसे हो सकता है, तो पिता कहते हैं कि जी इस पर आरए लिखा हुआ है। आरए के बारे में पूछा जाता है कि क्यों ये आरए लिखा गया है, उसका नाम रघुनंदन पासवान होता है लेकिन आरए क्यों लिखा गया है। तो ए के पीछे की वो कहानी जब अपना सुनाता है तो सुनाने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के जिला दरभंगा से। दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है, अब से 1.5 साल पुरानी ये बात होती है। जब ये लड़का उसमें सफाई कर्मचारी का काम कर रहा होता है, तब एक आफरीन नाम की लड़की होती है। आफरीन एक काल्पनिक नाम है क्योंकि ए से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो आफरीन अपनी भाभी का इलाज करने के लिए आती है, उसे उस हॉस्पिटल में रुकना होता है अपनी भाभी की देखभाल करने के लिए, तीमारदारी के लिए। जब भाभी की देखभाल के लिए रुकना होता है तो इसी बीच में एक लड़का होता है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। रघुनंदन पासवान इस हॉस्पिटल के साफ सफाई कर्मचारी में हिस्सा ले रहा था और अपना ड्यूटी कर रहा होता है। वो लड़की उस लड़के को देखती है और देखते ही पहली नजर में उन दोनों के बीच में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। लड़का उसी हॉस्पिटल में रहते हुए किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहा होता है और उनकी मदद ही उसको अच्छी लग रही थी और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत लगातार बढ़ रही होती है। जब बातचीत लगातार बढ़ रही होती है तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के जो घर होते हैं एक दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन ये दूरियां ज्यादा दूरियां नहीं होती है। जब भी बात करने का मन करता था एक दूसरे को फोन लगा देते थे और फोन पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे ही लड़की के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है, लड़की के परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इस बात का ऐतराज करते हैं कि लड़की के परिवार वाले लड़की को डांटते हैं, विरोध करते हैं, फटकते हैं। आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। उस लड़के को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है। कहते हैं कि तुम उस लड़की यानी कि आफरीन से मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दोनों परिवार आपस में ये बातचीत भी करते हैं कि इसके लिए एक बाकायदा पंचायत भी आयोजित की जाती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की कतई कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम बेहद ज्यादा बुरा होगा। जब ये बात उसके पिता यानी कि रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलता है तो जितेंद्र को थोड़ा तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बेहद दूर यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश यानी कि एक शहर होता है पुणे, और पुणे में उसे भेज देते हैं। पुणे में वो एसी का काम करने लग जाता है। एसी की कंपनी एक होती है, वहां पर वो काम करने लगता है। लेकिन वो लड़का बीच बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करता था। घर वालों को ऐसा लगता था कि कहीं ये लड़की से कहीं फिर से बातचीत करना न शुरू कर दे। इस लड़की का जो भाई होता है उसका नाम सत्तार होता है। सत्तार मुंबई में रह करके वो एक जगह पर काम करता था, बकरी का मीट वगैरह बेचा करता था। उस इलाके का नाम होता है मीरा भयंदर। मुंबई में रह करके वो जो सरताज होता है वो बकरे का मीट वगैरह बेचता है और वहीं से अपना कारोबार करता है। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बहन को अपने पास मुंबई ही बुला लिया जाए, और इसलिए वो अपने बहन को मुंबई बुला लेता है। लड़का पुणे में रहने लगता है और लड़की मुंबई में रहने लग जाती है। अपने बेटे से कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई लम्हा नहीं था कि जिस पर वो नजर नहीं रखता हो। जितेंद्र पासवान अपने बेटे यानी कि रघुनंदन पासवान से बार बार बातचीत किया करता था, पूछता था कि तुम कहाँ हो, ठीक हो। जब बेटा घर आ जाया करता था, सो जाया करता, तो तसल्ली हो जाया करती थी। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने बेटे से बातचीत करता तो बेटा कहता कि मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, यानी कि अंधेरी आया हुआ होता हूँ। जब अंधेरी की बात आती है तो आए दिन संपर्क होता है और उस दिन संपर्क नहीं हो पाती है। पिता अंधेरी पुणे ऐसी कोई जगह नहीं होती है मुंबई की जहां पर वो उसे तलाश ना करते हो, लेकिन बेटा मिलता नहीं है। आखिरकार लाश मिलती है, लाश के हाथ पर लिखा होता है आरे, और ये जब आरे की कहानी समझाई जाती है पुलिस को, पुलिस ने सत्तार की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 की सत्तार नामक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा भयंदर से गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो इधर उधर की कहानी बनाना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछना शुरू कर देती है तब वो राज खोल देता है। राज कुछ इस तरीके से खोलता है, इस लड़के ने इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का नंबर जो होता है वो बंद हो चुका होता है। इसलिए रघुनंदन ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई यानी कि सत्तार को फोन मिला दिया। सत्तार से बातचीत की। सत्तार ने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो। लड़की को फोन दे दिया जाता है। उस लड़की से कहता है कि तुम इस लड़के को अपने पास बुला लो, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका जिसका नाम आफरीन होता है उसके घर पहुंच जाता है, उसके भाई के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है और वहां पर ऐसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि उसकी जिंदगी की ये आखिरी रात होगी। वहां पर बैठते हैं और आराम से बैठ करके शराब पीते हैं। ज्यादा मात्रा में शराब पी लेता है रघुनंदन, तो उसको फिर उल्टियां आने लगती है। उल्टी आने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम जा करके इत्मीनान से सो जाओ, और उसे वो सुला देता है। सत्तारा बैठा हुआ अकेला शराब पीने लगता है। वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। तब उसे गुस्सा आता है और उसे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये मेरे घर पर भी चला आया मेरी बहन से मिलने के लिए। जिस बकरे को अलग अलग हथियार से काटता था और उसी चीज से उसने उस लड़के के अलग अलग हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लाश के टुकड़े कहां पर ठिकाने लगा जाए। तब उसे ध्यान आता है कि क्यों ना इसे पॉलिथीन में पैक कर दिया जाए। उसके पास पेंट की 4 बाल्टियां होती है। उन पेंट की 4 बाल्टियों में उसकी लाश के टुकड़े को वो रखता है और फिर पैक करता है। और पैक करने के बाद ऑटो वाला से कहता है कि भाई मुझे कहीं जाना है, कहीं दूर जाना है,
क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ऑटो वाला आता है और पैसे दे देते हैं उसे, और पैसे दे देने के बाद उसे वो गोराई क्षेत्र जो होता है बोरीवली पश्चिम में पड़ता है, वहां पर एक गोराई है और गोराई में सेफाली है और सेफाली में एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। वहां पर 4 बाल्टियां जो होती है पेंट की, वो 4 बाल्टियों को लेकर के चला जाता है। जब उसे उतार करके ऑटो वाला वहां से आराम से निकल जाता है और इन लाश के टुकड़ों को वो उस बाबरपाड़ा के जंगल में फेंक देता है। 1 नवंबर 2024 की सुबह उसने यह काम किया था। आराम से काम कर करके वह निकल जाता है। उधर तो लड़के के परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढते, इधर लाश को वो ठिकाने लगा करके इत्मीनान से हो जाता है कि उसे ये लग रहा था कि इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होगा। अगर खुलासा करने की पुलिस कोशिश भी करेगी तो लाश कभी मिलेगी ही नहीं। वो ये नहीं जानता था कि कत्ल करने का कोई भी कितना भी नायाब तरीका क्यों ना वो आजमा ले, लेकिन कातिल कोई ना कोई राज छोड़ देता है। इसने राज छोड़ा था, इसके हाथ में लिखे हुए आर तो बनता है रघुनंदन, और ए से उस लड़की का असली नाम था, क्योंकि हमने अपनी कहानी में काल्पनिक नाम लिया है बार बार। आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को, जो आरोपी होता है, सत्तार, उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जो लड़की होती है, लड़की अपने परिवार के साथ वापस पहुंच जाती है। अब शायद सत्तार की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, और लड़की जो होती है, जो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस लड़के को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई मान नहीं रहा था। उसके परिवार से तो उसका बेटा का साथ छूट चुका है, जो शायद अब कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।